Good morning. Today we are going to study the topic common cold. It is an acute viral infection of upper respiratory tract in which the symptoms of rhinorrhea and nasal obstructions are common. Rhinorrhea is persistent watery discharge. So common cold में वाटर डिस्चार्ज और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो कॉमन सिम्टम्स हैं और ये एक वायरल इन्फेक्शन है. सिस्टमिक symptoms and signs such as headache, myalgia and fever are absent or mild. Frequently referred as infectious rhinitis or may also include self-limited involvement of sinus mucosa and is more correctly called as rhinosinusitis. As you know, nasal cavity के आसपास जो है साइनसिस है. फॉर एग्जांपल मैक्सिलरी साइनसिस. जब भी कोल्ड होता है तो नेज़ल कैविटी के साथ साथ जो साइनस का म्यूकोजा है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो इसलिए कॉमन कोल्ड के लिए जो मोर अप्रोप्रिएट टर्म है दैट इज़ राइनोसाइनोसाइटिस. एपिडेमियोलॉजी. जो कॉमन कोल्ड है दैट occurs around the year but incidence is greatest during August to October and in late spring in April to May. Young children have 6 to 8 episodes per year, but 10 to 15% children have at least 12 infections per year. But the incidence of illness decreases with age, with 2 to 3 illness per year by adulthood. Means जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पर ईयर एपिसोड कम होते जाते हैं. जो चाइल्ड है उसमें ज़्यादा एपिसोड है. रीज़न क्या है? मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन डेफिशिएंसी विद इम्पेयर्ड इनेट इम्यूनिटी मे बी एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ कोल्ड इन चिल्ड्रन. मतलब जो मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है. मीन्स वो ये जो मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है वो बैक्टीरिया वायरस एक्सेट्रा को रिकॉग्नाइज करके उससे अटैच हो जाता है. और जब ये अटैच हो जाता है MBL मैनोज बाइंडिंग लैक्टोन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाता है तो लैक्टिन जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से इनेट इम्यूनिटी जो है वो एक्शन में आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है. लेकिन जो ये जो और दूसरा जो फंक्शन है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन का वो ऑप्सोनिन ऐसे ऑप्सोनिन भी हेल्प करता है. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेस्टी बनाता है सेल के लिए उसको डिग्रेडेशन में हेल्प करता है. सो जो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है वो दो टाइप से काम कर रहा है. एक ऑप्सोनिन एक्टिविटी और दूसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके. जब मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन जो बच्चों में डेफिशिएंट है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इनेट एक्टिविटी कम है, इनेट इम्यूनिटी कम है. Etiology. Most common pathogen associated with common cold are 200 types of rhinoviruses and they are associated with 50% cold in adults and children. Means 50% of the infection are due to rhinovirus either in children or other in adults. Other viruses responsible for common cold are respiratory syncytial virus, influenza virus, parainfluenza virus, adenovirus and human coronavirus. पैथोफिजियोलॉजी. जो कॉमन वायरस का जो कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो कैसे स्प्रेड होता है? बाय डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट. मींस किसी भी इन्फेक्टेड सरफेस को जब कोई पर्सन टच कर रहा है उसके बाद अपने नेज़र नोज़ और कंजक्टाइवा को अगर वो टच करता है तो कॉमन कोल्ड जो हो जाता है. कॉमन कोल्ड का वायरस जो पर्सन को इन्फेक्ट कर लेता है. सेकेंड इज इनहेलेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल एरोसोल दैट आर एयरबोर्न फ्रॉम कॉफिंग. मीन्स जिस पेशेंट को कॉमन कोल्ड है वायरल इन्फेक्शन है वो जब कफिंग करता है तो जो एरोसोल रिलीज़ होते हैं उसको जब कोई दूसरा पर्सन इनहेल करता है उसको इन्फेक्शन हो जाता है. थर्ड इज डिपोजिशन ऑफ लार्ज पार्टिकल एरोसोल दैट आर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग स्नीज एंड लैंड ऑन नेजल एंड कंजक्टाइवल म्यूकोसा. मीन्स जो लार्ज पार्टिकल एरोसोल है जो पर्सन जो इन्फेक्टेड है वो स्नीजिंग से रिलीज़ कर रहा है वो दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसके
आइज और कंजक्टाइवा और नेजल म्यूकोजा पे अगर लैंड करता है तो इन्फेक्शन करता है। मीन्स जो फर्स्ट डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट है, जो आजकल कोरोना के केसेस में जैसे कि किसी भी इन्फेक्टेड सरफेस को छूना नहीं है ऐसा बोला जाता है, तो वो डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए। सेकंड, इनहेलेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल एरोसोल को अवॉइड करने के लिए जो मास्क पहनते हैं। थर्ड, डिपोजिशन ऑफ लार्ज पार्टिकल एरोसोल को अवॉइड करने के लिए जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो इस तरह से हम तीनों के तीनों पाथवेज को अवॉइड कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन कोल्ड में क्या है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ नेजल सेल जैसे होता है तो जो एयरवे के जो रिसेप्टर है उनका सेंसिटाइजेशन हो जाता है। सेंसिटाइजेशन से कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन हो जाता है और कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन से ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ब्रोंकोस्पाज्म लीड्स टू कफ। और दूसरा, कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन से म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और राइनोरिया मतलब वाटर डिस्चार्ज जो नोज से होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा जो है केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन रिलीज होते हैं अगर वेस्कुलर डायलेशन से, एक तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने से जो एडिमा इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी तो ट्रांसुडेट बढ़ेगा, ट्रांसुडेट बढ़ेगा तो राइनोरिया जो है वाटर डिस्चार्ज जो फिर से बढ़ जाएगा। सो जो कफ है वो ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, ब्रोंकोस्पाज्म जो कोलिनर्जिक एक्टिवेशन की वजह से हुआ एयरवे की, और राइनोरिया जो कोलिनर्जिक एक्टिवेशन के साथ साथ जो वेस्कुलर डायलेशन से, और जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है वो वेस्कुलर डायलेशन से। रनी नोज, हेडेक, पोस्ट नेजल ड्रिप, सोर थ्रोट सिम्टम है। सिम्टम जो है दैट वेरी विद एज। इन्फेंट्स में नेजल डिस्चार्ज और फीवर आर कॉमन, और फीवर is uncommon in older children and adults. The onset of common cold symptom occur 1 to 3 days after viral infection, and first symptom is sore throat followed by nasal obstruction and rhinorrhea. जो sore throat है that resolved by second and third day of illness, nasal symptom में predominate at second to third days. Cough is associated with 2/3 of cold and infection in children and usually begins after the onset of nasal symptom. कफ जब जैसे हमने लास्ट पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा, कोलिनर्जिक एक्टिवेशन की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से कफ हो जाता है, और जो कफ है वो 2/3 चिल्ड्रन में ही मिलता है। एंड नेजल सिम्टम के अपीयर होने के बाद ही कफ स्टार्ट होता है। मेन सबसे पहले सोर थ्रोट होगा, फिर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और नेजल से नाक से वाटर डिस्चार्ज होगा, उसके बाद कफ में परसिस्ट फॉर एडिशनल 1 to 2 वीक आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ अदर सिम्टम्स। जिसे कफ जो है सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ था वैसे ही वो डिसअपियर भी सबसे लास्ट होगा। क्लिनिकली डायग्नोज कैसे करेंगे, एक्सक्लूजन ऑफ अदर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली मोर सीरियस और ट्रीटेबल। कॉमन कोल्ड ये हम कैसे कह सकते हैं बाकी कंडीशन को एक्सक्लूड करके, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस में जो ईचिंग और स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा स्नीज, उसको छींके बहुत ज़्यादा आएंगी। और साइनोसाइटिस में क्या है कि फीवर होगा, हेडेक और फेशियल पेन और पेरी ऑर्बिटल एडिमा, मीन्स आइज़ के अराउंड जो एडिमा मिलेगा, टेंडरनेस होती है और साइनसिस के रीजन में, और जो वाटर डिस्चार्ज जो नोज से और जो कफ है मोर देन 14 2 वीक्स के ज़्यादा का होगा। अगर फॉरेन बॉडी है तो यूनिलेटरल वन साइडेड होगी, जिस साइड पे फॉरेन बॉडी है फाउल स्मेलिंग सिक्रेशन होंगे, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, और अगर पर्ट्यूसिस है तो परसिस्टेंट और सीवियर पैरोक्सिस्मल कफ, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो क्रोनिक कफ होगा, और जब कफ स्टार्ट होगा तो बहुत सीवियर कफ होगा। कंजेनाइटल सिफिलिस, जो राइनोरिया जो वाटर डिस्चार्ज है उसका वो परसिस्टेंट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, लेकिन उसमें उसका जो ऑनसेट है वो विद इन फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ, मतलब बेबी को फर्स्ट 3 month में ही स्टार्ट हो जाएगा राइनोरिया। लेबोरेटरी फाइंडिंग में प्रीडोमिनेंस ऑफ PMN सेल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियल सेल इन नेजल सिक्रेशंस एंड self-limited radiographic abnormalities of the paranasal sinuses are common during an uncomplicated cold.
जब हमने कॉमन कोल्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें था राइनोसाइनोसाइटिस इज कॉमन टर्म फॉर कॉमन कोल्ड, क्योंकि जो साइनसिस की इन्वॉल्वमेंट भी है कॉमन कोल्ड में, तो देयर विल बी साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन एक्सरे और इन रेडियोग्राफिक स्टडीज वी कैन फाइंड द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन साइनसिस। और वायरल डिटेक्शन बाय पीसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बाय कल्चर और बाय सीरोलॉजिकल मेथड्स। ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, मेनली हम एंटीहिस्टामिनिक जब यूज़ करते हैं, दैट एंटीहिस्टामिनिक विल ड्राइव द सिक्रीशंस, वो सिक्रीशंस को कम करते हैं, नेजल सिक्रीशन को, जिसकी वजह से जो सीलिया है वो इसमें एंट्रैप्ड हो जाते हैं। सीलिया जब ट्रैप्ड हो जाते हैं तो सीलियरी मूवमेंट हेल्प करती है जनरली। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डस्ट पार्टिकल कोई भी अगर नेजल कैविटी में एंटर कर जाता है तो सीलियरी मूवमेंट उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन जब सीलिया ड्राइव हो जाते हैं सिक्रीशन में ड्यू टू एंटीहिस्टामिनिक, तो चांसेस ऑफ सुपर इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो कुछ भी नाक नेजल कैविटी से एंटर कर रहा है तो सीलिया उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ड्राइड अप है सिक्रीशन में। सो इसलिए एंटीहिस्टामिनिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उनको कब यूज़ करना चाहिए, यूज्ड एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब उनकी ज़रूरत हो। जैसे बच्चे को अगर डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग एट नाइट है तो हम डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो एंटीहिस्टामिनिक यूज़ करने चाहिए। लेकिन अगर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको डिस्चार्ज नहीं है और बेबी जो बेटर फील करता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसको स्टॉप कर देना चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं कि 3 डेज जो उसको एंटीहिस्टामिनिक चलाने ही है। Pseudoephedrine is not recommended below 6 months of age for fear of cardiac side effects. Commercially available Bepocaps may be used for steam inhalation. जो Pseudoephedrine उसको 6 मंथ के नीचे यूज़ नहीं करना है, और जो Bepocaps जिसे स्टीम के लिए हम यूज़ करते हैं उसको बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो जो है कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है, फिर भी इसमें इंटरफेरोन यूज़फुल नहीं है, बिकॉज एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ट्रीटमेंट जो मेनली सपोर्टिव है, मेंटेन एडिक्वेट ओरल हाइड्रेशन को मेंटेन जैसे गरम सूप, और गार्गल्स विद सेलाइन वाटर और विटाडीन या सेलाइन वाटर से, नमक वाले पानी से हम गार्गल कर सकते हैं। और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एंटीपायरेटिक PCM एसिटामिनोफिन जो है 10 to 15 mg पर kg पर डोज, मीन्स पैरासीटामोल हम यूज़ कर सकते हैं। अगर 10 kg का बेबी है तो अगर हम 15 mg से यूज़ कर रहे हैं तो 15 × 10 = 150 mg हमको पर डोज 10 kg के बेबी को देना है। तो जो पैरासीटामोल की प्रिपरेशन है वो 125 mg पर 5 ml आता है, मीन्स 1 ml में 25 mg, लेकिन हमने बच्चों को देना है 150 mg। तो 1 ml में 25 mg हमने 150 देना है, तो 150 डिवाइडेड बाय 25 तो 6 ml आएगा। तो हमने अगर PCM की हमारे पास सिर्फ है 125 mg पर 5 ml वाली, तो 10 kg के बेबी को हम 6 ml देंगे। अगर 250 वाली डबल स्ट्रेंथ की PCM है तो 3 ml पर डोज देंगे। PCM की डोज हम 6 आवरली रिपीट कर सकते हैं, मींस 24 आवर्स में हम मैक्सिमम 4 टाइम जो है PCM की डोज दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज उसकी सेफ्टी लिमिट 60 mg पर kg है, मींस अगर कोई बेबी को फीवर है तो हम 6 आवरली बेबी को PCM रिपीट कर सकते हैं। टॉपिकल डिकंजेस्टेंट लाइक Pseudoephedrine, टॉपिकल नेजल सेलाइन में टेम्परेरीली रिमूव सिक्रीशंस। जो नेजल सेलाइन है वो एक तो जो सिक्रीशंस है उनको थिन करता है, दूसरा वो जो वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो डिस्चार्ज है कम हो जाता है। एंटीहिस्टामिनिक जो मेनली यूज़ किए जाते हैं क्लोरफेनामाइन मैलेट एंड सिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, और एक और भी हाइड्रोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, बट दिस टू आर मेनली यूज। तो CPM क्लोरफेनामाइन मैलेट मेनली जो कफ कोल्ड के कॉम्बिनेशंस हैं जो सिरप्स हैं उनमें CPM और सिट्रिजिन मेनली मिलता है।
तो CPM की डोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.3 mg पर kg पर डे। मीन्स अगर हमारे पास 3 किलो का कोई बेबी है, जैसे न्यूनेट है, 6 मंथ के नीचे जनरली हम क्लोरफेनामाइन मैलेट ही यूज़ करते हैं, सिट्रोजिन यूज़ नहीं करते। 6 मंथ के ऊपर हम सिट्रोजिन यूज़ कर सकते हैं। तो 6 मंथ के नीचे का बेबी, मान लीजिए 3 kg का बेबी है, तो हमने 0.35 इंटू 3 मीन्स 0.9 और 1 mg के आसपास उसको टोटल डोज आनी है, मतलब डे में। अगर हमारे पास जो सिरप है उसके पास, उसमें या जो ड्रॉप है, अगर ड्रॉप में 1 ml में 1 mg क्लोरफेनामाइन मैलेट है और बेबी हमारे पास 3 kg का है, तो उसमें 1 mg जो है टोटल डे की डोज बन रही है। तो हम इसको 2 to 3 डोजेज में डिवाइड करके दे सकते हैं, जैसे 0.5 ml मॉर्निंग में दिया, 0.5 ml इवनिंग में। और अगर एज वाइज करें तो 1 to 6 ईयर के बेबी को 1 mg और 6 to 12 मतलब OD या BD में दे सकते हैं, और 6 to 12 ईयर के बेबी में 2 mg और ग्रेटर देन 12 ईयर में 4 mg। मीन्स अगर सिरप में 1 mg है तो 1 mg पर 5 ml है। जनरली जो ड्रॉप्स है उसमें 1 ml में 1 mg रहता है, लेकिन जो सिरप है उसमें 5 ml में 1 mg या 5 ml में 2 mg या 5 ml में 4 mg रहता है। तो 1 से 6 साल के बच्चे को हम वो सिरप देंगे जिसमें क्लोरफेनामाइन मैलेट 5 ml में 1 mg है, और 6 to 12 ईयर में 2 mg वाला सिरप, और ग्रेटर देन 12 ईयर में 4 mg वाला। सिट्रोजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 6 मंथ से कम के बच्चों में सिट्रोजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड जनरली नहीं दिया जाता, 6 मंथ से ऊपर दिया जाता है। तो 6 मंथ टू 2 ईयर में 2.5 mg OD में। जो सिट्रोजिन के सिरप आते हैं जनरली वो 5 mg पर 5 ml आते हैं। तो जो 6 मंथ से कम का बेबी है उसमें हम 2.5 ml ही हमने देना है। अगर 2 to 6 ईयर का बेबी है तो 2.5 mg BD, ग्रेटर देन 6 ईयर है तो 5 to 10 mg OD। जिसे देखिए सिट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप है 1 mg पर 1 ml। तो 6 मंथ से जो 2 ईयर्स का बेबी है उसमें हमने, क्योंकि हम 2.5 mg दे सकते हैं, 1 mg 1 ml में है, तो 2.5 mg जो 2.5 ml में होगा तो हम इसको 2.5 ml टोटल डोज दे सकते हैं। जैसे हम इसको जैसे इवनिंग नाइट में दे देते हैं 2.5 ml। और ये साइड वाली नेज़ो क्लियर ड्रॉप है, सलाइन नेज़ल स्प्रे, इसको लोकली जो है नेज़ल कैविटी में 1 to 2 ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। Exposure to cold and cold drinks are best avoided. Cold makes ciliary activity sluggish and hence the organism tracking down the airway cannot be swept out, making a progression to lower respiratory infection more likely. Means जनरली हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि अगर बच्चों को कॉमन कोल्ड है तो कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड एक्सपोजर ना करें, बिकॉज जैसे हमने पढ़ा था कि एंटी हिस्टामिनिक से जैसे सीलिया ड्राई अप हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वैसे ही नेचुरल कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक से भी सीलिया की मूवमेंट कम हो जाती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि कॉमन कोल्ड जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो कॉमन कोल्ड में कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक एक्सपोजर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर कर रहे हैं तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो जो ट्रीटमेंट का जो फ्लो चार्ट है, जैसे फर्स्ट है कंजेशन राइनोरिया, तो इसमें सेलाइन स्प्रे है, ह्यूमिडिफिकेशन है, जैसे कि हॉट सूप लेना और विपर रब को चेस्ट पे रब करना, या फिर ओवर द काउंटर जो नेजल डिकंजेस्टेंट जैसे कि फिनाइलनेफ्रीन या ऑक्सीमेटाजोलिन है उनका यूज़ करना। एंड बेड टाइम जो है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक जैसे कि क्लोरफेनामाइन का यूज़, एक्स के लिए पेन के लिए जो वार्म जो शावर्स और ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक
जैसे कि आइबुप्रोफेन है। फीवर के लिए एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल है 10 to 15 mg/kg पर डोज। और सोर थ्रोट के लिए जैसे सलाइन गार्गल्स है या बिटाडीन गार्गल्स है, या लोकल एनेस्थेटिक स्प्रेज और लसेंजेस भी आते हैं। कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्पन गुफेंसिन की सिरप जैसे कि एम्ब्रोडिल करके आती है, या फिर यूनिकॉफ, किसी भी कॉम्बिनेशन में जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन है, गुफेंसिन है और एम्ब्रोक्सोल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे और लोसेंजेस का यूज़ कर सकते हैं। सो जो अगर हम समराइज़ करें तो जो एक्यूट जो कॉमन कोल्ड है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। 50% केसेस जो है वो राइनोवायरस की वजह से होते हैं। जो फर्स्ट सिम्टम है वो सोर थ्रोट है, उसके बाद राइनोरिया, नेज़ल ब्लॉक और बाद में कफ है। 1/3 केसेस में ही कफ होता है बच्चों में। और जनरली जो है हम इसको सिम्टोमेटिकली डायग्नोज करते हैं। बाकी कंडीशन से हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज़्यादा स्नीजिंग वगैरह होगा। और डायग्नोसिस के लिए जनरली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, फिर भी जो है इसमें कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी, जैसे अगर पैरानेजल साइनसिस का एक्सरे देखें तो साइनस में इन्फ्लेमेशन के साइंस दिखेंगे। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। वायरल इन्फेक्शन है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि अगर राइनोरिया तो नेज़ल स्प्रे करें, नेज़ल स्प्रे है जैसे। और एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, अगर पेन है तो पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन लेंगे। फीवर है तो पैरासीटामोल लेंगे। और सोर थ्रोट है तो सलाइन वाटर गार्गल्स या बिटाडिन की गार्गल्स करेंगे। So the topic common cold is over. Thank you.